देश की लोकसभा में आपने नेताओं और राजनेताओं को बहस करते हुए देखा होगा, लेकिन आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं रामजस सीनियर सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 दरियागंज के कुछ ऐसे बच्चों से जिन्होंने 2019 में पहली बार अपने स्कूल में युवा सांसद बनकर लोकसभा पर कब्जा किया, यानी युवा संसद का आयोजन किया और देश भर में छा गए। उसके बाद रामजस सीनियर सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 को न केवल दूसरी बार बल्कि इस बार फिर 55वीं युवा संसद आयोजित करने का मौका मिला है। आइए आपको 2019 में रामजस सीनियर सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 के छात्रों द्वारा आयोजित युवा संसद के कुछ अंश दिखाते हैं, जिसमें उन्होंने नेता और राजनेता बनकर न केवल आपस में बहस की बल्कि ये भी साबित किया कि उन्हें मौका मिला तो भविष्य में वो देश की संसद में भी प्रवेश कर सकते हैं। ये पहला मौका है जब 53वीं लोकसभा यानी 53वीं युवा संसद का आयोजन रामजस सीनियर सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 दरियागंज में किया गया। वो सर्वश्रेष्ठ पाई गई, उन्हें दूसरी बार मौका मिला और इस बार तीसरी बार फिर से वो युवा संसद का आयोजन करने जा रहे हैं। मैं रामकिशोर पारचा दिल्ली से, आप देख रहे हैं दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का न्यूज़ चैनल डिफ न्यूज़। आज के इस कार्यक्रम में आके बहुत खुशी हो रही है और मुझे अपना समय याद आ गया। मैं कमर्शियल स्कूल का विद्यार्थी था और हमारे यहाँ परमानेंट पार्लियामेंट होती थी स्कूल में, और उसमें मैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर था। मान्यवर, आज हमारे विद्यालय का परम सौभाग्य है कि भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित 53rd युवा सांसद प्रतियोगिता 2018-2019 विद्यालय में संपन्न होने जा रही है। हम उपस्थित सभी माननीय अतिथियों का हार्दिक स्वागत करते हैं। साथियों, विद्यालय एक मंदिर है जिसमें हर विद्यार्थी का शारीरिक, मानसिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विकास करना हमारा परम उद्देश्य है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आज हम 53rd युवा संसद प्रतियोगिता का आयोजन कर रहे हैं। इसी के मद्देनजर आज हमारे कुछ युवा सांसद अपनी भावनाओं, विचारों, शंकाओं और उनके निराकरण को आपके सामने रखेंगे, जिससे छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति आस्था जागृत हो सकेगी और आज की युवा पीढ़ी राजनीतिक समस्याओं के समाधान की रचनात्मक कार्यवाही में अपना अमूल्य योगदान दे सकेगी। साथियों, हम प्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य के नागरिक हैं, इसलिए संसदीय गतिविधियों में युवा नेताओं के प्रशिक्षण एवं सहयोग की जरूरत है। हम इस प्रतियोगिता के माध्यम से छात्रों में अपनी उचित बातों को साहस और सम्मान के साथ दूसरों के सामने रखने तथा दूसरों की बातों को सहनशीलता के साथ सुनने का गुण विकसित करना चाहते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप इस युवा संसद प्रतियोगिता में संपूर्ण कार्यवाही को ध्यानपूर्वक देखें और सुने। इन भावी युवा सांसदों का मनोबल एवं उत्साहवर्धन भी करें।
सुप्रभात। 53वीं युवा संसद में हम सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करते हैं। सदस्यगण शपथ ग्रहण अथवा प्रतिज्ञान करेंगे। श्री महासचिव जी। श्री पुनीत आनंद जो नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं, अब शपथ ग्रहण अथवा प्रतिज्ञान करेंगे। श्री पुनीत आनंद जी। श्रीमान, आप शपथ ग्रहण करेंगे अथवा प्रतिज्ञान करेंगे? महोदय, मैं शपथ लूंगा। श्रीमान, आप शपथ किस भाषा में लेना चाहेंगे? हिंदी भाषा में महोदय। मैं पुनीत आनंद युवा संसद की लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा रखूंगा तथा जिस पद को आज मैं ग्रहण करने जा रहा हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। माननीय सदस्यगण, आज हम सभी 2 महीने बाद मिल रहे हैं और मेरा यह कर्तव्य है कि मैं सदन के माध्यम से सभी सांसदों व समूचे राष्ट्र को भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के निधन की दुखद सूचना दूं। अटल जी 3 बार प्रधानमंत्री के तौर पर राष्ट्र को अपनी सेवाएं दे चुके हैं। वे महान स्वतंत्रता सेनानी, बेहतरीन कवि, योग्य व जिम्मेदार सांसद भी थे। वे सदन की कार्यवाही में विशेष अभिरुचि रखते थे। मुझे बहुत दुख व पीड़ा के साथ यह कहना पड़ रहा है कि उनका 16 अगस्त 2018 को नई दिल्ली में लंबी बीमारी के कारण निधन हो गया। वे 93 वर्ष के थे। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। माननीय कार्यकारी अध्यक्ष महोदय जी, भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के निधन पर मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। अटल जी एक बहुत ही प्रतिभाशाली, कर्तव्यनिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता थे। उनके जैसा व्यक्तित्व इतिहास में बहुत ही कम देखने को मिला करता है और ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद उनकी छत्र छाया में रहकर बहुत कुछ सीखा है। वह एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे, दूरदर्शी, सहनशील व साहसी व्यक्तित्व के मालिक थे। अटल जी के सानिध्य से वंचित होना हम सभी के लिए एक ऐसी क्षति है जिसकी पूर्ति कभी नहीं की जा सकती। मुझे याद है अध्यक्ष महोदय, अटल जी मुझसे अक्सर कहा करते थे कि जो योद्धा प्रशिक्षण के समय जितना ज्यादा पसीना बहाता है उसका मैदाने जंग में उतना ही कम खून बहा करता है। अटल जी अब इस दुनिया में तो नहीं, लेकिन मेरी दुनिया में हमेशा बने रहेंगे, अटल रहेंगे, अमर रहेंगे। अटल जी के द्वारा रचित एक कविता की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं जो कुछ इस प्रकार है। कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, बाधाएं आती हैं तो आए, बाधाएं आती हैं तो आए, गिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं। भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के निधन पर अपने को भी संयोजित करता हूँ। वह एक अद्भुत कवि, राष्ट्र की समस्याओं के प्रति गंभीर दृष्टिकोण रखने वाले एक असाधारण राजनेता थे। उनकी भाषा शैली सरल, स्पष्ट व विनम्र थी। अटल जी ने एक बार कहा था कि बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा आदमी बनना बड़ी बात है। जब से मैंने ये सुना है, ये मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत है।
ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। सभी सदस्यगण अपना गहरा शोक प्रकट करने के लिए कुछ क्षण मौन खड़े होंगे। महासचिव शोक संतप्त परिवार को संवेदना संदेश भेजेंगे। प्रधानमंत्री नए मंत्रियों का सदन से परिचय कराएंगे। माननीय, मैं आपसे और आपके माध्यम से अपने नए साथियों का सदन से परिचय करवाना चाहूंगा। श्री विशाल कुमार, सिंचाई मंत्री। श्री आशीष कुमार, आपूर्ति मंत्री। धन्यवाद। Now the question hours begin. Question number 101. Mr. Rakesh ji. Honorable Speaker, sir. Question number 101. Firstly, demonetization and now GST. Why is government making this country so imbalanced? Honorable Finance Minister. Honorable Speaker, answer 101. Since July 2016, our GDP has been decreasing constantly, which is why the government has decided that something has to be done, and then we introduced GST on 1st July 2017. According to MOSPI, which is Ministry of Statistics and Program Implementation, the GDP on 1st January 2018 is 7.7%, which is a huge change. Thank you. Mr. Rakesh ji. Honorable Speaker, but according to the same survey, the GDP during January 2016, which was 9.2%, and now it has decreased to 7.7%. What would you like to say? Honorable Finance Minister. Honorable Speaker, the Indian economy expanded 7.7% year by year in the first 3 months of 2018, higher than a downwardly revised by 7% and beating the market forecast by 7.3%. On the production side, manufacturers and agriculture are the main contributors to the country. So we think if we will keep going like this, then we will definitely get a better result in next 2 years. Thank you. प्रश्न संख्या 102 श्री शादमान जी। माननीय महोदय जी, प्रश्न संख्या 102। मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे कश्मीरी युवा देशभक्ति के बजाय आतंकवाद की तरफ इतने प्रभावित क्यों हो रहे हैं? सरकार इन्हें इस चुंगल से बाहर निकालने के लिए क्या कदम उठा रही है? वाह, सीमा पर तैनात सिपाही जो कि अपने फर्ज के लिए वीर गति को प्राप्त हुए, उनके परिवार वालों की मदद के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए? प्रश्न 7, सीमा पर हमारे कश्मीरी युवा इतने शहीद क्यों हो रहे हैं? सरकार इन शहादतों को कम करने के लिए क्या कदम उठा रही है? इन प्रश्नों को लेकर मेरे मन में जो पीड़ा है उसको मैं इस संसद में कुछ पंक्तियों के माध्यम से पेश करना चाहता हूँ। जब आंख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आंख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आंख बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो, हम मर भी जाएं तो कोई गम नहीं, मरते वक्त मिट्टी हिंदुस्तान की हो। माननीय रक्षा मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि प्रश्न संख्या 102 कश्मीरी युवा कुछ आतंकियों के बहकावे में आकर ऐसे गलत कदम उठा रहे हैं। उन्हें अनेक प्रकार के लालच देकर उनसे गलत कार्य कराया जा रहा है। हमारी सरकार कश्मीरी नौजवानों की मदद हर संभव तरीके से कर रही है। हमारी सरकार कश्मीरी नौजवानों के लिए हर तरह का रोजगार उपलब्ध करा रही है। हमारी सरकार ने कश्मीरी युवाओं के लिए हर तरह की सूचना तकनीकी में भी बढ़ोतरी की है। और सिर्फ यही नहीं महोदय,
राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी में भी हमने कश्मीरी युवाओं को पूरा मौका दिया ताकि वह भी अन्य भारतीयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। मेरा उत्तर नंबर ब। महोदय, सरकार को बहुत दुख होता है जब सीमा पर तैनात सिपाहियों की वीर गति की सूचना प्राप्त होती है। हम उनके परिवारों के साथ उनके दुख में भी शामिल होते हैं। सीमा पर तैनात सिपाहियों के लिए हमने हर तरह की स्वास्थ्य सुविधा प्रदान की है तथा जो जवान सीमा पर वीर गति को प्राप्त हुए उनके परिवारों के लिए महोदय, उनके परिवारों के लिए हमने 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया। हमारी सरकार मानती है कि इस मुआवजे से उनके परिवार को जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति संभव नहीं, मगर थोड़ी मुश्किलें आसान तो जरूर हो सकती हैं तथा हमारी सरकार उन जवानों को शहीद का दर्जा भी देती है। मेरा उत्तर संख्या स। हमारी सरकार कश्मीर में अमन चैन का प्रयास लगातार करती रही है। हमारी सरकार यह भी प्रयास कर रही है कि कश्मीरी नौजवान सैनिकों के साथ अच्छा व्यवहार करें तथा कश्मीर के मुद्दे पर समय समय पर विचार विमर्श होता रहता है। शहादत के बदले हमने आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए मिशन ऑल आउट चलाया है, जिसमें हमने पाक अधिकृत कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक करी तथा म्यांमार में छिपे 38 आतंकियों को सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए नेस्ता नाबूद कर दिया तथा वह लॉन्चर पैड्स भी तबाह कर दिए जिनके जरिए वे हिंदुस्तान में घुसपैठ किया करते थे। बाकी हमारी सरकार की यही कोशिश है कि हम ज्यादा से ज्यादा काम अपने सिपाहियों के लिए कर सकें। धन्यवाद। Next question 103. Mr. Ayan Ali. Honorable Speaker, will the Minister of Environment be pleased to state that A. The existing policy for regulation of air quality and abatement of air pollution at various locations across the country. B. Whether the government has taken note of the report of US Embassy which showed Delhi's air quality is very unhealthy. If so, what are the details thereof along with the action of the government? 2. C. Whether the number of patients with respiratory disease has increased in manifold in the country due to unhealthy air quality. D. If so, what are the details thereof the last 3 year and current year state-wise and union territory-wise? Honorable Minister of Environment. Honorable Speaker, sir. Answer number 103. The existing policy for regulation of air quality and abatement of air pollution at various locations across the country includes formulation of industrial emission norms with respect to 67 categories of industrial vehicular emission norms and leapfrogging from BS4 to BS6 by March 2020. Not only this, but the government has also laid down national ambient air quality standards which provides yardstick for the assessment and implementation of steps necessary for maintaining healthy air quality. Secondly, the quality of air in Delhi can be assessed as per National Air Quality Index, which classifies it into good, satisfactory, moderate, poor, very poor and severe categories. As per NAQI data for Delhi, the number of days during which air quality was satisfactory during 2015 between May and December were 23. Number of moderate days were 77. Number of poor days were 73. Number of very poor days were 54. And number of severe days were 8. During 2016, the number of satisfactory days was 24. Number of moderate days was 85. Number of poor days was 120. And number of very poor days was 97. The number of severe days between 2015 and 2016 were 8 and 28 respectively. During January to March 2017, the NAQI varies between moderate and very poor. The number of moderate days were 13, number of poor days were 39, and number of very poor days were 24. The data relating to Delhi's air quality is annexed. Minister sir. Yes. You are saying your content just lasts from 15 minutes. Now we know that what you want to say. Just conclude it now, quickly. Okay, sir. Third, while there has been minimal increase in number of patients with respiratory diseases during 2013 to 2015, but the data does not reflect manifold increase. Further, air pollution is one of the aggravating factors for respiratory diseases. There are several other factors that may lead to respiratory ailments like smoking, age, genetic causes, etc. Thank you very much. No.
maintain the decorum of this parliament. Please maintain the decorum of this parliament. Please, friends, please maintain the decorum. Supplementary questions. Mr. Yash Mahapatra. Honorable Speaker, what are the corrective steps taken or being taken by the government in this regard? Honorable Minister of Environment. Honorable Speaker, sir, the government has taken several steps to mitigate air pollution, which includes formulation of environmental statutes, notification of national ambient air quality standards, introduction of cleaner fuels like gaseous fuel, universalization of BS4 by 2017, leapfrogging from BS4 to BS6 fuel standards by 1st April 2020, collection of environmental protection charge on more than 2000 cc diesel vehicles, ban of busting of sound emitting crackers between 10 p.m. to 6 p.m., notification of graded response action plan for Delhi and NCR, etc. Thank you very much, sir. प्रश्न संख्या 104 श्री अभिषेक मिश्रा। श्री अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 104। पिछले 10 वर्षों से डेंगू, चिकनगुनिया और अब जापानी बुखार ने महामारी का रूप धारण कर लिया है। प्रतिवर्ष इस बुखार से ग्रस्त लोगों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे का भारत में इस प्रकार के ज्वर से ग्रस्त लोगों की संख्या कितनी है? हाँ, प्रतिवर्ष डेंगू, चिकनगुनिया और अब जापानी बुखार के कारण कितने लोग मृत्यु के शिकार हो जाते हैं? हाँ, देश में किन राज्यों में बीमारी का प्रकोप सर्वाधिक है? इन प्रश्नों को लेकर मैं कुछ पंक्तियां सदन में रख रहा हूँ। गांव-गांव और गली-गली में, गांव-गांव और गली-गली में मच्छरों की भरमार है। मच्छर क्यों नहीं होंगे यहाँ पर? कचरा बेशुमार है। घर-घर फैला डेंगू मलेरिया, किसकी जिम्मेदारी है? लग जाए कोई भी रोग, होती बड़ी बीमारी है, होती बड़ी बीमारी है। धन्यवाद महोदय। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर संख्या 104। महोदय, समय समय पर हमारे अधिकारीगण इसका निरीक्षण करते रहते हैं। इसका ब्यौरा इस प्रकार है कि भारत में लगभग 1 लाख से ज्यादा लोग इस ज्वर से ग्रस्त हैं। पिछले वर्ष लगभग 1100 लोग इस ज्वर के कारण मृत्यु का शिकार हो गए हैं। भारत में दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पंजाब में इस ज्वर की स्थिति चिंताजनक है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी बात से तो ज्यादा महत्वपूर्ण उन प्रिय मित्र का अखबार पढ़ना है जो वो अखबार पढ़े ही जा रहे हैं। मेरे काबिल दोस्त, कृपया सदन के गरिमा का ख्याल रखा जाए। महोदय सर, अखबार तो हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि सरकार की काली करतूतों के बारे में कुछ हमें भी पता चल जाए। कृपया सदन में शांति बनाए रखें। प्लीज मेंटेन द डेकोरम इन दिस पार्लियामेंट। श्री प्रवीण कुमार। अध्यक्ष महोदय, मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या आज इस समाज में कोई भी वर्ग इस ज्वर से अछूता नहीं है, क्योंकि इस ज्वर से ग्रस्त रोगियों की संख्या तो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। धन्यवाद। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के ज्वर को रोकने के लिए सबसे जरूरी कदम है समाज में इसके प्रति सही जागरूकता पैदा करना। इसके लिए टेलीविजन, अखबार, रेडियो व नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से समाज को सही जानकारी देना है। धन्यवाद महोदय। श्री प्रवीण कुमार। अध्यक्ष महोदय, क्या स्वास्थ्य मंत्री जी ये बताने का कष्ट करेंगे वे रोगी जो डेंगू, चिकनगुनिया और जापानी बुखार से प्रभावित हैं, उनकी सहायता के लिए या उनकी मदद के लिए सरकार के पास कोई योजना है भी या नहीं? धन्यवाद। महोदय, ज्वर प्रभावित रोगियों से आपका क्या अर्थ है? अध्यक्ष महोदय, ज्वर प्रभावित रोगियों से मेरा तात्पर्य है वे रोगी जिनकी मृत्यु इस ज्वर के कारण हुई है। धन्यवाद। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय,
सरकार की योजना ये है कि स्वास्थ्य मंत्रालय ऐसे केंद्रों को स्थापित करे जिनमें चिकित्सा संबंधी सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। इसके लिए सरकार सभी राज्यों में ऐसे केंद्रों को स्थापित करेगी और सरकार की ओर से इस विषय में 20 करोड़ रुपए भी दिए जाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सभा को पहले ही बता चुका हूं कि मेरे मंत्रालय द्वारा इस विषय में सही राज्यों से सहयोग लेकर सभी राज्यों में ऐसे केंद्रों को स्थापित किया गया है और भविष्य में उन्हें और विस्तार से चलाए जाने के लिए योजनाएं हैं। धन्यवाद। आप कोई पूरा प्रश्न नहीं, अब प्रश्नकाल खत्म होता है। श्री दिव्यांश गुप्ता। अध्यक्ष महोदय, लोक लेखा समिति की सिफारिशों पर टिप्पणी करते समय दिल्ली के एक समाचार पत्र ने गंभीर रूप से विशेष अधिकार भंग किया है। उस समाचार पत्र ने बेईमानी के उद्देश्य आरोप लगाया है। मैं आपसे ये निवेदन करता हूं कि मुझे इस मामले को सदन में उठाने दिया जाए। महोदय, आपने इस संबंध में सदन को पहले कोई नोटिस दिया है? अध्यक्ष महोदय, मैंने आज प्रातः 10 बजे इसका नोटिस दिया है। इस नोटिस की जांच की जाएगी और मैं उस पर विचार करके आपको फिर अपना निर्णय बताता हूं। धन्यवाद अध्यक्ष। माननीय इस्पात खान मंत्री। श्रीमान अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं खान और खनिज अधिनियम 1957 की धारा 28 की उपधारा I के अधीन जारी निम्नलिखित की एक प्रति सभा पटल पर रखना चाहूंगा। पहली, भारत के राजपत्र दिनांक 21 सितंबर 1987 एक प्रति व दूसरी, भारत के राजपत्र दिनांक 4 फरवरी 1988 एक प्रति। धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, मुझे एक घोषणा करनी है। मेरी तथा सदन के माननीय सदस्यों की ओर से भारत की यात्रा पर आए महामहिम श्री सूंजी जर्मन संसद के संसदीय प्रतिनिधि मंडल और जर्मन संसदीय प्रतिनिधि मंडल के आदरणीय सदस्यों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। श्री सूंजी अध्यक्ष, श्री स्टीफन जॉर्ज उपाध्यक्ष, श्री यूनियर थॉमसन कृषि मंत्री, श्री रॉबर्ट संसद सदस्य, श्री चार्ली संसद सदस्य, यह एक उच्चाधिकार प्राप्त प्रतिनिधि मंडल है। प्रतिनिधि मंडल 8 जनवरी 2019 को भारत की यात्रा पर यहां पहुंचा है। हम अपने देश में इनकी सुखद और लाभकारी यात्रा की कामना करते हैं तथा जर्मन सरकार और जर्मन के मित्र लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं भी देते हैं। अब सदन में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। श्री सौरभ शुक्ला। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं पेट्रोल पदार्थों की बढ़ती कीमतों के कारण बढ़ रही महंगाई की ओर श्री वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और चाहूंगा कि वह इस सदन में अपना विचार रखें। माननीय वित्त मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, देश में बढ़ रही महंगाई का मूल कारण है पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी। मैं सदन को बताना चाहूंगा कि पिछले 1 वर्ष में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में अधिक बढ़ोतरी हुई है और मैं सदन को यह भी बताना चाहूंगा कि यह मार भारत की नहीं बल्कि सभी विकासशील और विकसित देशों की भी है। मैं सदन को बताना चाहूंगा कि जो पेट्रोल 66 अमेरिकन डॉलर प्रति बिकता था, अब वही पेट्रोल बढ़कर 76 अमेरिकन डॉलर प्रति बैरल हो गया है। सार्वजनिक क्षेत्रों की कच्चे तेल की कंपनियों को देखते हुए सरकार ने कीमतों में कुछ मूल वृद्धि करी है। मैं सदन को यह भी बताना चाहूंगा कि इस मूल वृद्धि का दबाव भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार से आया है और सरकार जल्द ही इस पर नियंत्रण पा लेगी। धन्यवाद। श्री सौरभ शुक्ला।
माननीय अध्यक्ष महोदय, पेट्रोल उत्पादों में कीमतों में वृद्धि का प्रभाव आम जनजीवन पर स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। सरकार ने पेट्रोल तथा डीजल के दाम ऐसे समय पर बढ़ाए हैं जब आम लोग अपनी दैनिक इस्तेमाल की वस्तुएं भी अधिक ऊंची दर पर खरीदने के लिए मजबूर हैं। ऐसे में आम आदमी के लिए महंगाई संकट पैदा कर देगी। आखिर सरकार इसे काबू करने के लिए ठोस उपाय क्यों नहीं कर रही? मैं इस विषय पर कुछ पंक्तियां पेश करना चाहता हूं जो कि इस प्रकार है। महंगाई नई नवेली दुल्हन है, पहले थोड़ा शर्माती है, बाद में लोगों को भाती है। शेष नाग के फन से बड़ा मुख रखती है, ज्यादातर मध्यम वर्ग और गरीबों को निगलती है। महंगाई के बढ़ते कद से जनता चिल्लाती है, कद ज्यादा बढ़ जाने से सरकारें बदल जाती हैं, सरकारें बदल जाती हैं। अरे अध्यक्ष जी, मंत्री जी को देखिए, मंत्री जी को जनता की इतनी चिंता है, चिंता करते करते सदन में ही सो गए। कृपया सदन में गरिमा बनाए रखें, सदन की गरिमा का ख्याल रखा जाए। माननीय वित्त मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, देश में विद्यमान महंगाई की स्थिति उस किस्म की नहीं है जैसे कि पहले होती थी। मैं सदन को बताना चाहूंगा कि भारत की महंगाई और विश्व के अन्य देशों की महंगाई में काफी फर्क है। यहाँ कीमतें सिर्फ इसलिए नहीं बढ़ती क्योंकि बाजार में पैसा ज्यादा है, बल्कि कीमतें इसलिए भी बढ़ती है क्योंकि उत्पादन कम है। मैं सदन को बताना चाहूंगा कि अगर उत्पादन कम है तो कीमतों का बढ़ना स्वाभाविक है। अगर भारत की ताजा महंगाई पर एक विश्लेषणात्मक नजर डाली जाए तो उससे यह पता चलेगा कि यह वस्तुओं की कीमतें महंगाई के कारण नहीं बल्कि किसी और कारण से बढ़ रही है। मैं सदन को यह विश्वास दिलाता हूं कि सरकार जल्द ही महंगाई पर नियंत्रण पा लेगी। धन्यवाद। श्री उत्कर्ष जैन। माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी जिस मूल वृद्धि को मामूली बात बता रहे हैं वह इतनी भी मामूली नहीं है। पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि से का सारा बोझ आम उपभोक्ताओं पे जा गिरता है। पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि से खाद्य पदार्थों की कीमतों में भी उच्चतम बढ़ोतरी आई है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाने से बस, ऑटो, टैक्सी इत्यादि की कीमतों में भी उच्चतम बढ़ोतरी आई है। खाद्य पदार्थ जैसे दूध, फल, सब्जियां इत्यादि की कीमतों में भी उच्चतम बढ़ोतरी आई है, जो पिछले 4 साल में अपने उच्चतम स्तर पर है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा तो ये मानना है कि सरकार देश में आतंकवाद फैला रही है, जिसका शिकार भारत के गरीब व मासूम लोग हो रहे हैं। जैसे कि हम सब जानते हो कि सरकार की नीतियों से महंगाई 7वें आसमान को छू रही है। ये गरीबों और वंचितों को और वंचित बनाने का मामला है। श्री देवांशु चौहान। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, जैसा कि हमारे वित्त मंत्री जी का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ने के कारण ही देश में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। एक और खाद्य उत्पादों की महंगाई तो दूसरी ओर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि ने पहले ही लोगों की जेब ढीली कर दी है। महोदय जी, सरकार को चाहिए कि वह महंगाई को काबू में लाने के लिए कुछ ठोस कदम उठाए। माननीय वित्त मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, सरकार महंगाई को काबू में करने के लिए सभी ठोस उपाय कर रही है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इस मूल वृद्धि का दबाव अंतर्राष्ट्रीय बाजार से आया है। मैं सदन को यह बता दूं कि सरकार महंगाई को काबू में लाने के लिए मौद्रिक नीति भी परिवर्तित कर रही है। अध्यक्ष महोदय जी, और मेरा एक सवाल है, वित्त मंत्री जी जनता को विवाद का क्या सुझाव दे रहे हैं? क्या सरकार की बात बरत रही है? कृपया शांत बैठे, वित्त मंत्री जी को बोलने दें। अध्यक्ष महोदय, जहां तक किफायत बरतने का प्रश्न है तो मैं बता दूं कि सरकार ने मंत्रियों के सभी अनावश्यक विदेशी दौरे भी रद्द कर दिए हैं और विभागों को खर्चों पर नियंत्रण करने का आदेश भी दिया है। मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि सरकार जल्द ही महंगाई पर नियंत्रण पा लेगी। धन्यवाद। अब विधायी कार्य आरंभ होता है। माननीय श्रम मंत्री जी विधेयक को पुनः प्रस्तुत करेंगे। माननीय श्रम मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये प्रस्ताव करता हूं कि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की सुरक्षा संबंधी विधेयक 2018 पर
प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए। धन्यवाद महोदय। प्रश्न यह है कि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के विकास एवं उत्थान से संबंधित विधेयक 2018 पर विचार किया जाए। जो सदस्यगण इसके पक्ष में है कृपया हाँ कहें। जो सदस्यगण इसके विपक्ष में है कृपया ना कहें। मेरे विचार से हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है। अतः मंत्री जी को विधेयक प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है। माननीय श्रम मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं ये प्रस्ताव करता हूं कि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की सुरक्षा संबंधी विधेयक 2018 को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए। अध्यक्ष महोदय, आज तक की किसी भी सरकार ने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की सुरक्षा संबंधी विधेयक 2018 को के पारित होने के लिए कोई किसी भी कल्याणकारी योजना का ऐलान नहीं किया, जबकि असंगठित क्षेत्र के 24.7 करोड़ लोग कामगार हैं। आज अब तक पेंशन बीमा, चिकित्सा सहायता, मैटरनिटी आदि की जो सुविधाएं बनी है वे आमतौर पर ही संगठित क्षेत्र तक ही सीमित रह गई हैं। अतः मैं काफी विचार विमर्श के बाद असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए एक विधेयक चर्चा के लिए रख रहा हूं, जिसकी कुछ मुख्य बातें इस प्रकार है। पहला, असंगठित क्षेत्र में हर उस उद्योग को सम्मिलित करना जिसके द्वारा छोटे से छोटा कार्य करके हम सुविधाएं उठाते हैं, चाहे वे हमारे घर में काम करने वाली बाई हो अथवा किसान। दूसरा, असंगठित क्षेत्र के उद्योग के लिए जिस नेशनल लेबर कमीशन का गठन किया गया उसमें असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए विशेष विभाग की योजना की जाएगी। अथवा तीसरा, रोजगारों का नियमन। चौथा, दुर्घटना की स्थिति में मुआवजा व वेतन सहित छुट्टियां छोटे शिशुओं की कामगार माताओं के लिए विशेष योजना। अथवा पांचवा, बीमा योजना का लाभ। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं ये प्रस्ताव करता हूं, मेरा सदन में बैठे सभी माननीय सदस्यों से मेरा ये अनुरोध है कि वह इस दलगत राजनीति से ऊपर उठकर मेरे इस विधेयक को पुनः स्थापित करने में अपना सहयोग दें। अध्यक्ष महोदय जी, मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपना प्रस्ताव पेश करता हूं। मुझे उम्मीद है मेरे इस विधेयक को पुनः विचार किया जाए। धन्यवाद महोदय। श्रम मंत्री द्वारा प्रस्ताव पेश किया गया है कि विधेयक 2018 पर, जो कि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के विकास एवं उत्थान से संबंधित है, उस पर विचार किया जाए। श्री गौरव। श्री अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय श्रम मंत्री जी का स्वागत करता हूं कि वो काफी अच्छा विधेयक इस युवा संसद में लेकर आए हैं। इससे असंगठित क्षेत्र के कामगारों को काफी लाभ पहुंचेगा और जिन सुविधाओं से अब तक मजदूर वर्ग वंचित था, इस विधेयक के पारित हो जाने पर उन्हें उसका भरपूर लाभ मिलेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस युवा संसद के माननीय सदस्य सभी मतभेदों को बुलाकर हृदय से इस विधेयक का समर्थन करेंगे। अतः मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। श्री दिव्यांश गुप्ता। अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक में सुझाए गए विभिन्न प्रावधानों से सहमत तो अवश्य हूँ, किंतु मंत्री जी ने ये एक बार भी नहीं सोचा कि 24.7 करोड़ कामगारों के लिए जो नियम वे बनाने की सोच रहे हैं वह केवल ख्याली प्रतीत होता है, क्योंकि इसके लिए अधिक तैयारियों की भी आवश्यकता है। इसलिए मैं मंत्री जी से ये निवेदन करता हूँ कि किसी भी नियम आदि को बनाने से पहले पुनः विचार करें। श्री यश तिवारी। अध्यक्ष महोदय जी, मेरे विचार से विपक्ष के सदस्यों ने ठीक से सुना नहीं कि मंत्री जी ने काफी विचार विमर्श करने के बाद ही इस विधेयक को चर्चा के लिए रखा है, क्योंकि आज समय आ चुका है जब हम मजदूरों की भी स्थिति को सुधारें। उनका आज से पहले सिर्फ शोषण हुआ है, उनको मुख्य सुविधाओं से भी वंचित रखा गया है, जिसके परिणाम स्वयं मजदूर और उनके बच्चे भुगत रहे हैं। इसीलिए मैं आशा करता हूं कि युवा संसद के सभी सदस्य दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस विधेयक को पास कराने में हमारी सरकार को सहयोग करेंगे। धन्यवाद। कृपया शांत बैठे, कृपया शांत बैठे, कृपया शांत बैठे। श्री अर्जुन कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय,
जिस प्रकार मंत्री जी ने कहा नेशनल कमीशन का गठन किया गया है, परंतु वो ये नहीं जानते कि ये कमीशन उद्यमियों का है, ना कि उन कामगारों का जो दिन रात मेहनत करके अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी देते हैं। कमीशन के कई दूसरे सरकार भी हैं कि ये कृषि व गैर कृषि क्षेत्र के असंगठित कामगारों के लिए 2 प्रकार के कानून बनाता है। इन कानूनों के बारे में आम राय है ये है कि ये पर्याप्त ही नहीं है। अध्यक्ष जी बताइए, जब पर्याप्त नहीं है तो मजदूरों को काम कैसे मिलेगा? कमीशन उद्योगों का अधिक मुनाफा देखकर कामगारों को दरकिनार करता है। तो प्रिय मंत्री जी बताएंगे कि इनकी आगामी योजना क्या है? अध्यक्ष महोदय, क्या आपको लगता है कि विधेयक पारित होने जाने के बाद मजदूरों को उनका हक मिलेगा? ऐसी स्थिति में मैं इस विधेयक का समर्थन नहीं कर सकता। धन्यवाद। श्री विकास। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय श्रम मंत्री जी द्वारा रखे गए विधेयक का हृदय से समर्थन करता हूँ। मजदूर वर्ग ही देश की जान है। मजदूर वर्ग ही फैक्ट्री व अन्य संस्थानों में अपनी जान फूंक कर फैक्ट्री मालिकों को फायदा पहुंचाने का कार्य करते हैं, जिससे कि मालिक भी उनका ध्यान रख सके। परंतु आज तक जितने भी कानून बने हैं उनसे असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को कोई लाभ नहीं पहुंचा। आज इस युवा सांसद में श्रम मंत्री जी जो विधेयक चर्चा के लिए लाए हैं वे एक अच्छा विधेयक है। इसके पारित होने से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को काफी लाभ पहुंचेगा तथा वे देश की मुख्य धारा से जुड़ सकेंगे। अतः मैं इस विधेयक का हृदय से समर्थन करता हूं। धन्यवाद। श्री यश महापात्रा। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, जिस विधेयक पे सदन में आज चर्चा हुई है, इस विधेयक में कुछ खामियां हैं। अतः इस विधेयक को पारित कराने से पहले हमें समिति को सौंप देना चाहिए। वह इस विधेयक की समीक्षा करेगी, सुझाव इत्यादि समझती है तो देगी, अन्यथा इस स्थिति में इस विधेयक पर विचार किया जाएगा। मेरा विचार यह है कि इस विधेयक को जल्दबाजी में पारित न कराकर पुनः विचार किया जाना चाहिए। इस स्थिति में मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। श्री योगेश यादव। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय श्रम मंत्री द्वारा प्रस्तुत विधेयक का हृदय से समर्थन करता हूं, क्योंकि मजदूर देश की जान है। यदि आज भी मजदूरों का शोषण किया जाता है तो यह उनके साथ अन्याय होगा। मैं ज्यादा कुछ इस विधेयक पर ना बोलते हुए, क्योंकि कम समय है और बोलने वाले भी और भी होंगे, मैं यह कहना चाहूंगा कि मजदूरों को उनका हक जरूर दिया जाना चाहिए, जिससे वे भविष्य में सिर उठाकर जीवन यापन कर सकेंगे। धन्यवाद। परंतु उसमें कुछ बातों को शामिल नहीं किया गया है, जैसे रोजगारों का नियमन कितना प्रभावी हो सकेगा, क्योंकि हमारे देश में इतनी अधिक आबादी है जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए छोटे छोटे रोजगार व उद्यम घर घर में किसी न किसी रूप में दिखाई देते हैं। तो सरकार को कोई ऐसी प्रभावी योजना बनानी चाहिए जिससे हम छोटे छोटे रोजगार व उद्यम चलाने वालों को कर्ज उपलब्ध कराकर उनका उद्धार किया जा सके, ना कि उनके रोजगारों का दमन। धन्यवाद महोदय। श्री अर्जुन कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप बताइए मुझे कि इस नियमन का क्या लाभ? इतनी बड़ी आबादी में इतने अधिक रोजगार, कोई मुंह की बात नहीं है कि इन्होंने कहा और हो गया। ये योजना हमें प्रभावी होती नहीं लगती। सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, कृपया शांत बैठे। प्लीज मेंटेन द डेकोरम ऑफ दिस पार्लियामेंट, डोंट स्पॉइल इट। माननीय श्रम मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि रोजगारों को नियमित करने से कामगारों को सामाजिक सुरक्षा मिलेगी तथा जब इन्हें नियमित प्रभावी ढंग से किया जाएगा तो चप्पे चप्पे पर इस प्रकार छोटे छोटे व उद्यम कार्य नहीं होंगे। आजकल लोगों में विकास की भूख है, चाहे वह किसी भी कीमत पर क्यों ना हो। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं का विकास चाहता है, चाहे इससे किसी और का नुकसान ही क्यों ना हो रहा हो। और ये सब असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के साथ होता रहा है। उद्यमी लाभ लेता रहा है और कामगार शोषित होता रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, इस विषय में मैं कुछ पंक्तियां आपके सामने रखना चाहता हूं कि जो नेता कुछ नरेंद्र से और हो जाए, जो नेता कुछ नरेंद्र से और हो जाए, राष्ट्र मां की प्रतिष्ठा हो, गौ हत्या बंद हो जाए। राष्ट्र मां की प्रतिष्ठा हो, गौ हत्या बंद हो जाए, फिर युवा सारे देश के विवेकानंद हो जाए, विवेकानंद हो जाए, विवेकानंद हो जाए।
परंतु ये सब अब और नहीं। मुझे इस बात की खुशी है कि सरकार की तरह विपक्षी भी इस विषय में रुचि ले रहा है। अतः मैं एक बार फिर आपके समर्थन से इस विधेयक को लागू करवाने के लिए सहयोग चाहता हूं। मुझे लगता है मैंने सदन में बैठे माननीय सभी सदस्यों के अधिकतर प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। इसलिए मैं युवा सांसद से विधेयक को पास कराने का निवेदन करता हूं। धन्यवाद महोदय। प्रश्न है कि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के विकास एवं उत्थान से संबंधित विधेयक 2018 पर विचार किया जाए। जो सदस्यगण इसके पक्ष में है कृपया हाथ कहे। जो सदस्य इसके विपक्ष में है कृपया ना कहे। ना। मैं समझता हूं कि हां का बहुमत है, हां का बहुमत है, हां का बहुमत है। अतः प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। अब प्रश्न है कि खंड 2 से 5 तक विधेयक का अंग बने। जो सदस्यगण इसके पक्ष में है कृपया हाँ कहे। जो सदस्य इसके विपक्ष में है कृपया ना कहे। मेरे विचार से हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है। अतः प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। अब प्रश्न है कि खंड 1 विधेयक का शीर्षक अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में है कृपया हाँ कहे। जो सदस्य इसके विपक्ष में है कृपया ना कहे। ना। मेरे विचार से हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है। अतः खंड 1 विधेयक का शीर्षक अंग बन चुका है। माननीय श्रम मंत्री जी। माननीय महोदय जी, मैं ये प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक को पारित किया जाए। धन्यवाद महोदय। श्रम मंत्री द्वारा प्रस्ताव पेश किया गया है कि विधेयक पारित किया जाए। जो सदस्यगण इसके पक्ष में है कृपया हाँ कहे। जो सदस्य इसके विपक्ष में है कृपया ना कहे। मैं समझता हूं कि हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है। अतः प्रस्ताव पारित किया जाता है। अब युवा संसद की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। सभी सांसद राष्ट्रगान के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े होंगे। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। Congratulations for an outstanding performance.